इस एपिसोड की शुरुआत 2016 से होती है, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए साथ थे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं बचा था और मैं करता ही क्या। लेकिन रो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए भी कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लूशिंग के फोर्स करने पर रो बोलती है कि मेरी मॉम की डेथ की वजह मेरे डैड थे। अब वो याद करके बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स फाइट कर रहे थे और वो अपने रूम में रोते हुए बैठी हुई थी। उसकी मॉम चिल्ला रही थी कि अगर तुमने डिवोर्स की बात की तो मैं मर जाऊंगी, हमारा इतना अच्छा घर और प्यारी सी बेटी, हम डिवोर्स क्यों करेंगे। उसके डैड बोलते हैं कि हमारे बीच अभी कोई भी प्यार नहीं बचा है, तो हम लोग भला साथ में कैसे रह सकते हैं। मैं एक पियानिस्ट से प्यार करता था। रो की मामू से बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, और पियानो बजाने लग जाती है कि देखो मैं अभी भी पियानो बजा रही हूँ। लेकिन डैड उसे ये सब बंद करने के लिए बोलकर घर से बाहर चले जाते हैं। मॉम उनके जाने के बाद पियानो बजाती है, जहाँ रो सिर्फ रूम से उसे सुन रही थी। अगले दिन जब वो उठकर नीचे जाती है तो अपनी मॉम का एक लेटर देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ रो, लेकिन अगर तुम्हारे डैड मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और जब वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था, खुद को हैंग करके। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो रो रही थी। लूशिंग उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुमने कितना सफ़र किया है। फिर उसे हक करता है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए लूशिंग चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो अब विंडो के पास जाकर बैठी हुई थी और नीचे जाकर देखती है कि लूशिंग वहीं पर नीचे बैठा हुआ है, तो वो कर्टेन क्लोज कर देती है। लूशिंग किसी को यहाँ पर टेक्स्ट करता है ताकि वो उसकी जगह पर रुओ से मिलने के लिए आए। अगले दिन अब यू रुओ से मिलने के लिए आता है। उस वक्त रुओ कुछ देख ही रही थी, तो वो उसे टीज करते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि लूशिंग तुम्हें कहीं पर लेकर गया और उसके बाद तुम यहाँ पर हो। इस पर रुओ कहती है कि थोड़ा तो अच्छी बात किया करो। यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा सैड हो, लेकिन टफ बनने की एक्टिंग कर रही हो, मेरे सामने तो कम से कम ऐसा बिहेव मत करो। और क्या अब भी तुम लूशिंग को माफ़ कर दोगी। रू बोलती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरे डैड और मेरे बीच की बात है, लूशिंग ऐसे ही बीच में आ गया। यू उसे बोलता है कि तुम कैसे फिर से लूशिंग के साथ आ सकती हो, वो बस तुम्हें हर्ट करता है। रो कहती है कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, तो वो उसे आई लाइक यू बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें शो के टाइम से ही पसंद करता हूँ, जब हम लोग पहली बार मिले थे। और याद करके बोलता है कि तुम जैसे आंसर दे रही थी उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही लूशिंग ने आकर तुम्हें प्रपोज किया। मुझे बुरा लगा था कि मेरी लाइफ में लड़की आई, लेकिन वो आते ही चली गई। पर जर्मनी में हम लोग कोइंसिडेंटली रूममेट बन गए। मैंने जब तुम्हें वहाँ पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हुआ था। जहाँ वो उसे देखकर इतना शौक होता है कि उसके हाथ से सामान पे गिर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी नहीं की। जब रो मना करती है तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि लूशिंग और रो अभी भी साथ में थे, इसलिए वो उसे कभी भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाया और बस साइलेंटली उसे पसंद करता रहा। लेकिन ब्रेकअप के बाद मैंने तुम्हारी हालत देखी कि कितनी बुरी थी, ये सब सिर्फ लूशिंग की वजह से हुआ। मैं उसे हेट करने लग गया था। मैं चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे से रहो और जब पूरी तरीके से लूशिंग को भूल जाओ तब मैं तुम्हें कन्फेस करूंगा, लेकिन किसे पता था कि तुम दोनों फिर से मिल जाओगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने लूशिंग से बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रो से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसका मतलब लूशिंग जो हमेशा जेलस होता रहता है और तुमसे दूर रहने के लिए बोलता है, ये सब इसीलिए था। ये उसे सॉरी बोलता है कि भला मैं क्या ही करता, तो मुझे एक चांस तो दो, हम इन सब से बहुत दूर चले जाएंगे और ये जो शो है तुम बर्लिन, म्यूनिक जहाँ भी करना चाहोगी वहाँ पर हम जाकर करेंगे। लेकिन रू मना कर देती है और उससे बोलती है कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मेरी लाइफ में कोई है जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ तो वो सिर्फ लूशिंग है। तभी एक नर्स एक टिफिन लेकर आती है और रू को देखकर बोलती है कि आपकी फैमिली मेम्बर लूशिंग ने भेजा है। लूशिंग कार के अंदर ही बैठा हुआ था। ये उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि रू को मैंने कन्फेस किया और हम दोनों यहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। लूशिंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रू भी मेरी तरह है जो कि मेरे अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकती। इस पर यो से बोलता है कि पता है शो में मजा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम दोनों की रिलेशनशिप एकदम गोल्ड की तरह स्टेबल है, जिसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। ये बोलकर वहां से चला जाता है। इधर रो अब किसी को टेक्स्ट करने वाली होती है कि जू और शिन उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। रो शिन से पूछती है कि अभी वो कैसी है। शिन बोलती है कि अभी वो अच्छी है और जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं मिलने के लिए आ गई। रो बोलती है कि इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए लाने को क्या ज़रूरत थी। जो बोलती है कि ये सब किसी और ने भेजा है और लूशिंग इन दोनों यहीं पर अकेला बैठा है, रिजॉर्ट भी नहीं आया, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे। तभी रो को कॉल आ जाता है कि वांग की वेडिंग की एडिटिंग हो गई है, उसे चेक करने के लिए आने के लिए। बिंग इसके लिए लूशिंग को भी बताने के लिए कहता है तो रो हाँ बोल देती है और लूशिंग को टेक्स्ट करके उसे बोलती है कि कल हमें वांग के शूट का एडिटिंग देखने के लिए जाना है, जिस पर वो हाँ बोल
करता है। अगले दिन फिर वो शूट का एडिट देख रहे होते हैं, जहाँ पर यूजी बीच में फिर से वांग के बारे में भूल जाती है, लेकिन वांग उसे याद दिलाता है और वो उन्हें थैंक यू बोलता है उनके लिए ये सब करने के लिए। अगर अब यूजी मैरिज को भूल जाएगी तो वो ये वीडियो उसे दिखाकर याद दिला सकता है, जो सब देखकर रुओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिंग अब उन दोनों से पूछता है कि क्या इसमें सब कुछ ठीक है, तो दोनों हाँ बोलते हैं। इसीलिए अब मिंग आगे के काम में लग जाता है। वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी लूशिंग को शेंग की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलती है कि रुओ की डैड की डेथ हो रही है, उससे मिलने के लिए आने के लिए। लूशिंग ये रुओ को बताता है और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उस गर्लफ्रेंड को बता रहे होते हैं कि उनके पास अभी कुछ भी टाइम नहीं बचा है और बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, अभी उन्हें घर ही लेकर चले जाओ। उसके बाद रुओ और लूशिंग आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताती है कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। रुओ पूछती है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है तो मुझे बताया क्यों नहीं। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड को लग रहा था कि ऑलरेडी फ्यूनरल में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए, और उन्हें लगा कि तुम उन्हें हेट करती हो, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। लूशिंग बोलता है कि हम दूसरे डॉक्टर से बात करके देखते हैं। इस पर वो बताती है कि पिछले साल ही उन्हें लास्ट स्टेज लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था और अभी कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग अब अंदर रूम में जाते हैं, जहाँ पर डैड रुओ को देखकर बैठने की कोशिश करते हैं, तो वो उसकी हेल्प करते हैं और ये दोनों ही बाहर चले जाते हैं उन्हें अकेले बात करने देने के लिए। डैड अब यहाँ पर उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम आ गई, पर वो सैड होकर बोलती है कि आखिर मैं आपकी ही बेटी हूँ, फादर और डॉटर की रिलेशनशिप ऐसे ही तो टूट नहीं सकती ना। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं। रो बोलती है कि जब मैं छोटी थी सब कुछ कितना अच्छा था। उसके डैड बोलते हैं कि तुम हमेशा पेंटिंग बनाकर मेरे पीछे घूमती थी, मुझे लगा था कि तुम एक बड़ी पेंटर बनोगे। अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो शायद आज भी हमारी एक हैप्पी फैमिली होती। रू बोलती है कि ऐसा होता तो आप कभी भी इतने बड़े पेंटर नहीं बन पाते। इस पर डैड कहते हैं कि तुम ये बात समझ गई, तुम सच में काफ़ी बड़ी हो गई हो। रो बोलती है कि मैंने जो ये करियर चूज़ किया है वो आपसे इंस्पायर होकर किया था, इसके लिए थैंक यू। डैड ये सुनकर खुश होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही है, एक बार देखना। रो देखने के लिए जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो अब बस वहीं पर सैड होकर खड़े रहती है। अगले सीन में शेंग की गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने से पहले एक बार रू और लूशिंग से मिलने के लिए आती है। उसने शेंग के ऐश से डायमंड बनाकर पहना होता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रो उससे पूछती है कि फ्यूनरल का क्या, तो बोलती है कि वो तो हो गई ना, वो रियल था। उसने पहले इसीलिए ऐसा किया ताकि वो अपने सारे फ्रेंड्स और तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता था। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। रो और लूशिंग अब अकेले जाकर कहीं पर बैठते हैं, जहाँ पर लूशिंग उससे पूछता है कि अभी तुम्हारा सर कैसा है, तो बोलती है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है। रो कहती है कि अभी मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जो कि रह गए हो। तो लूशिंग बोलता है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो बोलता है कि हम दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि आगे से हर दिन मैं हमेशा तुम्हें जानूंगा और ज़्यादा प्यार करूंगा। रू उसे थैंक यू बोलती है मुझे प्यार करने के लिए। लूशिंग भी थैंक यू बोलता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद हमें शो का सीन दिखाया जाता है कि उसमें अभी कौन कौन है, जहाँ पर शिन की जगह अब जाय आ गई थी। यहाँ पर रू से आकर मिलता है और उसे बोलता है कि वो जाय के साथ डेट नहीं करना चाहता। रू बोलती है कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहली बार मेरे पास आए तो तुमने क्या कहा था। वो याद करता है कि उसने उसके पास जाकर कहा था कि वो शो करना चाहता है शिन के साथ, उसे एक चांस दे। रो उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, फ्रेंड्स या ओल्ड क्लासमेट होने की वजह से। तो ही बोलता है कि मैं शिन को बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन उसे कभी बोल ही नहीं पाया। इससे शिन को भी हेल्प होगी उसके एक्स हस्बैंड से मूव ऑन होने के लिए, और मैं भी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता हूँ इस शो के थ्रू। जो सब जानने के बाद उन्होंने उसे शो में आने दिया था। ये अब यहाँ पर बोलता है कि मुझे याद है और अभी भी मैं यही चाहता हूँ। तो रुओ कहती है कि फिर तुम जाय के साथ क्यों थे, उसे बता क्यों नहीं देते और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। ये बोलता है कि मैंने जाय से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता। तो रो बोलती है कि फिर कुछ भी मत बताओ और शिन से दूर रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तुम शिन को पसंद करते हो तो उसे इतना बताकर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कावड़ मत बन कर रहो। ये बोलता है कि ये मेरी ही गलती है, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन मुझे एक हेल्प चाहिए। इधर शिन अपनी फर्म के अंदर काम कर रही थी, तभी उसे रुओ का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है कि हमें ना एक रीशूट करना है, मेरा तुम्हारा और जू के साथ, क्या तुम उसके लिए आ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए शिन हाँ बोल देती है। अब बात होने के बाद ही उसे थैंक यू बोलता है उसे ये चांस देने के लिए। शिन जहाँ पर शूट होता है वहाँ पर आती है, वहाँ पर स्टाफ ऑलरेडी मौजूद
मौजूद था। वो उसे वहाँ पर जाकर खड़े होने के लिए कहते हैं। वो पूछती है कि रू और जू कहाँ पर है, अभी तक आए नहीं क्या? वो मना करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर ही आता है। वो उसे बोलता है कि ये डेट मैंने अरेंज करने के लिए कहा था रूओ से। मुझे तुम्हें बताना था कि मैं जाए के साथ क्यों गया था। वो दोनों के माइक ऑफ करके अब उसे कान में बताता है कि उसका क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से वो साथ है। ये सुनकर शिन उसे सॉरी बोलती है कि मुझे पता नहीं था और मैंने तुम्हें ब्लेम किया, पर इस सबसे जाए को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये बोलता है कि मैंने उसे बता दिया था। वो याद करता है कि वो जाए से मिलकर आया था और उसे बोला था कि हम बस फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं शिन को पसंद करता हूँ और मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि हम क्यों साथ में थे। जाया उसे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तुमने मेरी कमजोरी के बारे में जाना और अभी सबको ये बताना चाहते हो। तो ये बोलता है कि चिंता मत करो, शिन किसी को भी नहीं बताएगी। सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी बता नहीं पाया। वो हाई स्कूल का टाइम याद करता है कि कैसे वो शिन को देखा करता था और उसे पहली बार बात करने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की थी। तब जाकर वो उसे बात करने के लिए आया था, उसका पेपर मांगने के लिए। वो जब ग्राउंड में थी और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, ये देखकर ही कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लगा था और उसने सोचा कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। ये अब उसे बोलता है कि मैं सोचता था कि मेरी फेट मेरे साथ ही क्यों कर रही है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये फेट की वजह से नहीं, मेरे डरने की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं तुमसे कभी आई लाइक यू बोल ही नहीं पाया। शिन भी अब इमोशनल होकर बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत टाइम से। मैं भी यही बोलती थी कि फेट ने सब कुछ बुरा मेरी लाइफ में क्यों दिया हुआ है, लेकिन अब पता चला कि गॉड ने मुझे तुम्हें दिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो सब देखकर सभी स्टाफ भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम रूओ को एग्जीबिशन में देखते हैं जहाँ पर वो खुद की एक पेंटिंग देख रही थी, ये उसके डैड ने बनाई थी। उसके साथ ही वहाँ पर कैमराज और स्टाफ भी होते हैं। लूशिंग आता है तो रूओ उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि डेट के लिए तुमने ये जगह क्यों सिलेक्ट की। लूशिंग बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर तुम्हारे डैड का एग्जीबिशन हो रहा है और वो चाहते थे कि तुम इसे देखने के लिए आओ। इसके बाद वो आगे की पेंटिंग देखने के लिए जाते हैं। वो सारी पेंटिंग रूओ की होती है, हर साल की, बचपन से लेकर बड़े होने तक की। उसके डैड ने लिखा भी होता है कि वो कितने साल की है और रूओ ने भी जो ड्राइंग बनाई हुई थी उसका भी साथ में फ्रेम लगाया हुआ था। लूशिंग उसे बोलता है कि तुम तो कितनी छोटी एज में आर्टिस्ट बन गई थी, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि इस पेंटिंग से पता चलता है कि मेमोरीज उनके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी और अनफॉरगेटेबल थी। वहाँ पर एक पेंटिंग लूशिंग के घर की भी होती है। वो पूछता है कि ये तो मेरा घर है ना। रो बोलती है कि ये उस टाइम की पेंटिंग है जब मेरे डैड मुझे तुम्हारे घर छोड़ने के लिए आए थे। तब मेरी एक विश थी कि मैं मेरे डैड से दूर हो जाऊं और अभी देखो मेरी विश हमेशा के लिए पूरी हो गई। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके डैड ने जब लूशिंग ने रूओ को प्रपोज किया था उसकी भी पेंटिंग बनाई हुई थी। लूशिंग बोलता है कि तुम्हारे डैड भी वहाँ पर थे, तो रूओ बताती है कि उस टाइम वो मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन मैं नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने उसे ऐसे रिकॉर्ड करके रखा। फिर वो अगली पेंटिंग देखते हैं जो कि उसके स्कूल में जब उसने पियानो प्ले किया था उस टाइम की होती है और उसके साथ में एक खाली फ्रेम भी होता है। रो बोलती है कि 16 ईयर्स के बाद मैंने कभी भी अपने डैड के लिए ड्राइंग नहीं की, उसी के लिए उन्होंने ये जगह छोड़ी होगी, उन्होंने मेरा वेट किया होगा लेकिन मैं आई ही नहीं। रो अब उसे थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं आखिरी बार अपने डैड से मिली उनके लास्ट टाइम में और अभी मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। जो सुनकर लूशिंग उसे हक कर लेता है। रो फिर अपने ऑफिस में होती है, तभी शिन और जो उसके पास आते हैं। शिन उसे खुश होकर बोलती है कि इन्हें मुझे कन्फेस किया और अभी हम दोनों कपल बन गए हैं। ये तीनों अब जो मील और स्नैक्स लेकर आए थे उन्हें साथ में खाते हुए बात कर रहे थे। जो रो से बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में पता था ना कि ये उसे पसंद करता है, तो मुझे बताया क्यों नहीं। शिन बोलती है कि ही ने कहा कि उसने ही रो से सीक्रेट रखने के लिए कहा था। रो भी बोलती है कि मैं भी इनके बीच में इंटरफेयर करके कुछ खराब नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर जो उसे ओके बोलती है। रो फिर उससे पूछती है कि आज तुम्हारी और शो की डेट कैसे गई। इस पर वो खुश होकर फोटोज दिखाती है खुद की जो कि शो ने क्लिक करी थी, जो कि बहुत ही अच्छी आई थी और बताती है कि उसने मेरी अच्छी फोटोज खींचने के लिए क्लासेस ली। पहले मैं उसे कितना ज़्यादा बोलती थी लेकिन उसने कभी भी नहीं सुना, लेकिन देखो अभी उसने खुद ये स्टेप लिया और चेंजेस कर रहा है मेरे लिए। रो और शिन खुश होकर बोलती है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम दोनों हो। पहले तो हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि तुम शो से सॉरी बोलो और वो तुम्हारे लिए कुछ चेंजेस करे। तुम दोनों सच में अब बड़े हो गए हो। जो बोलती है कि ये सब रो के शो की वजह से हुआ है कि मैं और शो फिर से साथ में आ गए हैं और ही ने भी शिन को कन्फेस किया है, दोनों अभी साथ में हैं।
हैं। इससे तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर इनका शो रिलीज़ होने वाला था। सभी लोग उस शो के लिए आए हुए थे। जाए किसी काम के लिए ही की कार लेकर गई थी, उसकी कार की कीज देती है। फिर वो लोग जिस रूम में शो देखने वाले थे वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जू से दूर जाकर बैठा हुआ था। ये देखकर जू से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। ये बोलता है कि मुझे डर है कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुमने शेन के लिए किया तो मैं कुछ नहीं बोलता। जू से यही बोलती है कि अच्छे से रहना और कभी भी शेन को तंग मत करना। ये भी इस पर हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाती है। यू और जाई भी आते हैं। इसके बाद शो शुरू होता है, जहाँ पर शू रुओ और सभी को बताना शुरू करता है कि जब यू ने रुओ से कहा था कि उसके साथ जर्मनी में शो करना चाहिए तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लोशिंग उसे रोकता है, लेकिन वो उन्हें बताता ही है कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था और मैंने अगर मना किया तो एक ही चीज़ बोलता था कि जब मैं ड्रंक होता हूँ तो बस तभी मुझे रुओ की याद नहीं आती। सभी ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लोशिंग एम्बैरेस होकर बोलता है कि शांत बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लेकर आता हूँ, और कार कीज मांगता है तो ये उसे दे देता है। लोशिंग उसकी कार लेकर वहां से जाता है और यहाँ पर सभी खुश होकर हंसते हुए शो देख रहे थे। इधर लोशिंग माउंटेन एरिया से जब नीचे जा रहा था तभी वहाँ सामने से एक कार आती है। लोशिंग ब्रेक लगाता है लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहे थे। अब यहाँ से सीधा रुओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ जू और शेन भी होती है क्योंकि लोशिंग का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर आकर पूछता है कि फैमिली मेंबर कौन है, कंसेंट फॉर्म पर साइन करना है। उसका रिब ब्रोक हो गया और जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। रू अब साइन करने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी वाइफ या फिर फैमिली मेंबर ही साइन कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड साइन नहीं कर सकती। ये सुनकर वो उन्हें समझाने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और लोशिंग के पेरेंट्स के साइन लेने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद अब ऑपरेशन शुरू होता है, जहाँ पर रोशन उसे कंसोल करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शोर ही भी यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग अब आ गए होते हैं और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रुओ को आकर बताते हैं कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन वो अभी भी कोमा में है और हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा देखने के लिए कि वो कब तक उठेगा या फिर उसकी हेल्थ वर्स होती जाती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और लोशिंग को दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है। रो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पर्सन को रुकना अलाउड है। शो मान नहीं रहा होता, लेकिन रो बोलती है कि मुझे और टाइम उसके साथ रहना है। तब जाकर वो जाने के लिए हाँ बोलता है, पर जा यहाँ पर थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही थी, जो चीज़ ही भी देख लेता है। वहाँ से जाने के बाद ही और शेन साथ में होते हैं, जहाँ पर ही इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है और इसके बारे में शेन को बताता है। उसे बोलता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, जाही थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही थी और उसे बताते हुए याद करता है कि जब उसने साई से कहा था कि वो शेन को सब बताने वाला है, तो साई ने उसकी कार की तरफ देखकर उससे पूछा था कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है। ही ने जब इसके लिए हाँ बोला था तब उसने उससे किसी काम के लिए उसकी कार मांगी थी। शेन ये सुनकर बोलती है कि ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं, जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इस पर ही बोलता है कि कार तो पूरी तरीके से जल गई है, उसमें भला क्या ही पता चलेगा। इधर वो लूशिंग के बेड के साइड में बैठी होती है, उसे देखते हुए सारे मोमेंट्स और बातें याद करके बोलती है कि मुझे पहले लगा था कि तुम अपने आप का ख्याल रख सकते हो, लेकिन अभी तुम मेरे सामने होकर भी मुझसे कितने दूर हो गए हो। ये बोलकर रोने लग जाती है कि लूशिंग प्लीज उठ जाओ ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि रो वहाँ पर ऐसे ही सो गई थी। यो वहाँ पर आकर उसे उठाता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था, उसे खाने के लिए देता है। वो मना करने लग जाती है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन यू बोलता है कि लूशिंग उठेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम ज़रूर फेंट हो जाओगी, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। रो उसके लिए भी नहीं बोलती है, तो यू कहता है कि तुम कितने टाइम से यहाँ पर हो, तुम नहाई भी नहीं हो, कम से कम अपनी हालत तो देखो। तुम चाहती हो क्या लूशिंग जब उठे तो तुम्हें इस हालत में देखे। ये सुनकर वो ओके बोलती है। यू उसे कहता है कि जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर उसके साथ रुकता हूँ। रिजॉर्ट में यहाँ पर शो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि हॉस्पिटल में कैसे एक ही पर्सन अलाउड है, लूशिंग अकेला भला कैसे होगा। तभी वहाँ पर रुआ आती है। शो से देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर हो तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, उसके साथ मैं जाता हूँ, लेकिन वो उसे रोक कर बोलती है कि यू वहाँ पर आया हुआ है। शू ये सुनकर शौक होकर बोलती कि तुम लूशिंग को यू के साथ भला कैसे छोड़ सकती हो, फिर तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। जू से रोक कर बोलती है कि यू लूशिंग को कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी बात मानो और यहीं पर रुको। रो फिर शावर लेने के लिए जाती है। इधर यू लूशिंग से बोलता है कि देखो तुमने फिर से रुओ को रुला दिया ना, तुम अगर जल्दी नहीं उठे या तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं रुओ को अपने साथ जर्मनी लेकर चला जाऊंगा। इसे लूशिंग की फिंगर हिलने लग जाती है। तभी रुओ भी वहाँ पर आ जाती है। यू से बोलता है कि तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया, तो वो कहती है कि मैं सो नहीं पा रही थी तो यहीं पर आ गई। यू वहाँ से जाता है। तभी बीच में उसे जाई मिल जाती है, जो कि लूशिंग से मिलने के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। यू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि रो मेरी फ्रेंड है, तो वो एग्जॉस्ट हो गई होगी, इसलिए सोचा कि मैं लूशिंग का ख्याल रख लेती हूँ। यू उसे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ वहाँ पर रो है और मुझे पता है कि तुम लूशिंग को पसंद करती हो।
लेकिन रो और लूशिंग की जल्दी ही शादी होने वाली है, तो उनके बीच में मत आओ। जाई बोलती है कि तुम भला ये सब क्यों बोल रहे हो। तो यू कहता है कि मैं सिर्फ रो को खुश देखना चाहता हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये बोलकर चला जाता है। जाई भी वो फ्रूट बास्केट फेंक कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। रो फिर लूशिंग की साइड में होती है पूरे टाइम। तभी लूशिंग होश में आ जाता है, जो देखकर वो नर्स को बुलाती है और रोते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम 2 दिनों से कोमा में थे, क्या तुम्हें कुछ याद है। इस पर लूशिंग कहता है कि मैंने एक बहुत ही लॉन्ग ड्रीम देखा कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं मिल ही नहीं रही और सारी जगह पर ब्राइट लाइट दिख रही थी। लग रहा था कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। रोज शांत होने के लिए बोलकर कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा डर गई थी कि तुम उठोगे ही नहीं। लूशिंग उसे रोने के लिए मना करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। जिसके बाद 2 नर्सेज लूशिंग का चेकअप करने के लिए आते हैं। वो दोनों शो देख रहे थे तो बात करते हैं कि दोनों तो साथ आने वाले हैं। तभी अंदर आते हैं और देखते हैं कि रो ने लूशिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। उन्हें देखते ही लूशिंग अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि रो मेरी एक्स है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए मेरा ख्याल रख रही है। वो टेम्परेचर लेते हुए पूछते हैं कि क्या आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, तो रो हाँ बोलती है। जाते हुए भी वो लोग शो के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं कि क्या वो सच में इतनी ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाती है। इस पर वो कुछ नहीं बोलते तो वहाँ से चले जाते हैं। रो फिर बोलती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। लूशिंग बोलता है कि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता शो के लिए, जो सुनकर वो उसे टीज करती है। तो लूशिंग सर दर्द का बहाना करता है, इसीलिए वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर शो उठकर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहाँ जू उसे बहुत स्वीटली बात करके ब्रेकफास्ट खाने के लिए कहती है। जहाँ इतनी सारी डिशेज देखकर वो शौक हो जाता है कि शो ने जल्दी उठकर ये सब बनाया है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम जू नहीं हो। पर वो उसे चेयर पर बैठाकर बोलती है कि अब से मैं अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ और तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। शो को तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो टेबल पर जो ग्लास होता है उसे गिराता है, जिस पर भी जो कुछ नहीं बोलती उसे साफ करने लग जाती है। वो उसे मिल्क मांगता है तो वो लेकर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोल्ड या फिर हॉट बोलकर उसे दूसरा लाने के लिए कहता है। लास्ट में वो उसे कोक लाने के लिए कहता है तो वो उसे भी लेकर आती है, लेकिन जब वो उसे कुछ और मांगता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उस पर चिल्लाती है और फिर रोने लग जाती है। शो उसे चेयर पर बैठाकर शांत करता है, जहाँ वो रोते हुए बोलती है कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने बुलेट्स पढ़े कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, बस गुस्सा करती रहती हूँ, इसीलिए सोचा था कि अब से मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी और गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाई। शो उसे बोलता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, हम लोग साथ में एक दूसरे के लिए चेंज होंगे। जिस चीज़ पर जो हाँ बोल देती है। इधर लूशिंग डिस्चार्ज हो रहा था। डॉक्टर उन्हें आकर सारे प्रिकॉशन बताते हैं और उन्हें फिर 3 महीने बाद चेकअप के लिए आने को बोलते हैं। उनके जाते ही लूशिंग के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम ठीक हो गया, तो वो हाँ बोलता है। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने कहा था ना कि वो ठीक है, इतना जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी डैड बोलते हैं कि तुम ही तो थी जिसे सबसे पहले आना था और कितनी एंशियस हो रही थी। ये सुनते ही मॉम बोलती है कि मैं तो रो की चिंता कर रही थी, देखो इसकी कितनी बुरी हालत हो गई है। और वहाँ से वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर रो लूशिंग की हेल्प करती है। लूशिंग के डैड यहाँ पर रो से बोलते हैं कि अभी हम घर पर आ गए हैं तो तुम अपने घर पर जा सकती हो। लूशिंग हमारा बेटा है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। पर रो बोलती है कि आंटी पाई भी थोड़ी थकी हुई लग रही है, तो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। लूशिंग के डैड नहीं मान रहे होते तो मॉम थोड़ा सा फेंट होने का नाटक करती है। उनसे बोलती है कि इसके लिए मुझे कुछ दिन माउंटेन्स में जाना पड़ेगा, ये बोलकर बाहर जाती है। जो देखकर रो और लूशिंग दोनों हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। जिनकी जाते ही वो एक्टिंग करना बंद कर देती है। जब डैड उनसे बोलते हैं कि तुम ठीक हो गई तो चलो घर में चलते हैं, और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, और फिर दोनों ही उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इधर लूशिंग शेव कर रहा था और रोज की बॉडी टॉवल से साफ कर रही थी। लूशिंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उसकी हेल्प करते हुए उसे बोलती है कि जब तुम कोमा में थे तब मुझे पता चला कि हमने कितनी सारी चीज़ें साथ में नहीं की और मैं सभी करना चाहती हूँ। वो सारी चीज़ें जिन भी मोमेंट्स में हम दूर थे उसके लिए कंपनसेट करना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। इधर लूशिंग का एक्स हस्बैंड ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर जाए उसके सामने आकर बैठ जाती है, यानी कि ये लोग शायद मिले हुए हैं और ये एक्सीडेंट में इनका ज़रूर कोई ना कोई हाथ होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।